सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम शुरू करने वाले हैं लॉ ऑफ मोशन की क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंदर मैं लगभग 4 वीडियोस बनाऊंगा और 40 क्वेश्चन तक मैं उसके अंदर डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये 40 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी होंगे, अमेजिंग भी होंगे और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी होंगे। तो चलिए प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन में किसी भी चीज़ को स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने इस बोर्ड पे पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें देखिए एक सिस्टम ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे टेक्स्ट स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो आप लोग जैसा देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहा गया है कि बताइए कि सी का मैक्सिमम मास कितना होना चाहिए कि पूरा सिस्टम क्या रहे, स्टेशनरी रहे। मतलब ये जो ए और बी ब्लॉक है ये खिसके ना, ये अपनी जगह पे ही रुके हुए रहे। मतलब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये ए है, ये इस पुलिस अरेंज है, ये इस पुलिस अटैच है और ये पूरा सी है। अगर ये सी मान लेते हैं इन दोनों के वेट से ज़्यादा हुआ तो ये सी नीचे जाएगा, जिससे बी इस तरफ जाएगा। बी इस तरफ जाएगा तो आप इस पुली को, इस वाली पुली को अगर ढंग से देखें तो ये मूवेबल पुली है। ये मूवेबल पुली है तो ये पुली भी ऐसे आगे जाएगी और ये एक ऐसे इधर जाएगा। इसका मतलब अगर सी का वेट या मास इन दोनों से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, ये सिस्टम मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा हुआ है कि C की मैक्सिमम वैल्यू इतनी बता दो कि कम से कम इतना होना चाहिए कि ये सिस्टम क्या रहे, स्टेशनरी रहे, अपनी जगह से हिले ना। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। इसके लिए हमें कहा कि A का मास है 50 kg, B का मास है 70 kg और इनका बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.3। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, इतना इजी क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही नहीं। आपको यहाँ पे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सी मैथमेटिक्स और सिंपल सा लॉ ऑफ मोशन है। आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ F=m है। हम उसी से सारा काम करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए कैसे, अगर आपने नहीं देखे न्यूटन के लॉ तो मेरी वीडियोज़ है न्यूटन के लॉ के ऊपर, आई बटन के ऊपर लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। सो अब देखिए ज़रा मैं ढंग से बात करता हूँ। अभी मैं सिर्फ इस ए ब्लॉक को कंसिडर करता हूँ, ज़रा ढंग से देखिएगा इस ए ब्लॉक पे। अच्छा पहले मैं इन पे यहाँ पे कुछ निशान लगा देता हूँ। मैं मानता हूँ इस स्ट्रिंग पर टेंशन है T1, इस स्ट्रिंग पर टेंशन है T2। सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ भी कितना होगा T2, यहाँ भी कितना होगा T2 और ओवरऑल यहाँ कितना होगा 2T2। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा ओवरऑल यहाँ 2T2 कैसे है, मैंने टेंशन के कुछ क्वेश्चंस कराए, वहाँ पर मैंने समझाया था कि यहाँ पर इस स्ट्रिंग का और इस स्ट्रिंग का टोटल टेंशन मिलाकर इस पुली के इस स्ट्रिंग का टेंशन होता है। ठीक है, ज़रा ध्यान रखिएगा। और ऐसे मूवेबल पुली में ही काम करता है, जो पुली आगे पीछे हो सकती है। ये जो 2T2 है एक्चुअल में इस पुली का टेंशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब इस चीज़ को हम समझते हैं। हमने यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया, निशान लगा दिया। अब जरा ढंग से देखना इस सिस्टम को। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए अज्यूम करते हैं ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है। ये ब्लॉक ऐसे जब नीचे की तरफ जाएगा तो इस पर एक mcg लगेगा, नीचे की तरफ जाएगा। ये ब्लॉक इधर की तरफ खिसकेगा, इधर की तरफ खिसकेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको F2 मान लेते हैं। ये इस तरफ खिसकेगा, ये इस तरफ खिसकेगा तो ये ब्लॉक इस तरफ जाएगा, ए वाला। देखिए मैंने इसको ऐसे खींचा, ये स्ट्रिंग ऐसे इधर से आई और ये स्ट्रिंग ने इसको इधर खींचा। इसका मतलब इधर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस तरफ। इसको मान लेते हैं F1। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि हमें पता रहे फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ है, क्योंकि कितनी बार क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शन किस ब्लॉक का किस डायरेक्शन में लग रहा है। चलिए अब मैं सबसे पहले ए ब्लॉक की बात करता हूँ। फॉर ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए में F1 फ्रिक्शन लग रहा है, उसको मान लेते हैं μn। म्यू कितना होगा 0.3 और n होता है हमारा mg यानी कि mag। a कितना है अपने पास में 50 kg, g कितना हो गया 10, हमारे पास आंसर कितना है 150। आंसर कितना है 150 न्यूटन, यानी कि पहला फ्रिक्शन फोर्स कितना 150 न्यूटन। दूसरा F2। अब F2 क्या, इस ब्लॉक का। अब इस ब्लॉक में जो फ्रिक्शन होगा ना वो होगा ma प्लस mb इंटू n इंटू यहाँ पर म्यू लगा लेते हैं। ये ma प्लस mb क्यों लिया मैंने, ये ma प्लस mb क्यों लिया, क्योंकि देखिए इस ब्लॉक पर इस ब्लॉक का भी क्या है, एक वेट लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दोनों वेट क्या होते हैं, काउंट होते हैं। आपने न्यूटन का जो मैंने टेंशन की वीडियोस बनाई है और न्यूटन के जो लॉ समझा है उसके अंदर मैंने पूरा ये बताया। और अगर आपको नहीं भी पता तो ये जनरलाइज बात है, आप खुद भी देख सकते हैं कि भाई किसी चीज़ पे अगर कोई और चीज़ में रख दूंगा तो उसका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसका मतलब वो टोटल मास को कंसीडर आपको करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। तो F2 कितना हो गया हमारे पास में, म्यू हो गया 0.3
एम ए और एम बी कितना हो जाएगा 120, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और जी हमारे पास कितना हो गया 10। इसका आंसर कितना है 360 न्यूटन। मतलब हमारे पास ए ब्लॉक का फ्रिक्शन फोर्स 150 न्यूटन, बी ब्लॉक का फ्रिक्शन फोर्स 360 न्यूटन। हमारे पास ये दोनों काम की चीज़ें आ चुकी है, 150 न्यूटन और 360 न्यूटन। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। पहला हमारा काम तो यही था कि हमें ये चीज़ पता करनी थी। अब कुछ नहीं करना है, हम टेंशन फोर्स की मदद से यहाँ पर सारा काम कर लेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल्स टू ma। F क्या होती है, कोई भी फोर्स। अब यहाँ पे F में कोई भी फोर्स आ सकती है, टेंशन फोर्स आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। और मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, अगर मान लेते हैं ये ब्लॉक अगर खिसक रहा होता तो ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता, इसको एक्सेलरेशन ही तो बोलते हैं। पुली के जितने क्वेश्चन होते हैं हम कहते हैं पुली जब नीचे जाती है तो उसको एक्सेलरेशन ही तो कंसीडर करते हैं, और क्या कंसीडर करते हैं, ये तो कंसीडर करते हैं। तो हमने यही माना, लेकिन क्योंकि हम कह रहे हैं कि पुली स्टेशनरी है, मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ये रुका हुआ है, चल नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो बस एक्सेलरेशन नहीं होगा तो बस, तो फिर यहाँ क्या होगा, जब यहाँ एक्सेलरेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, अगर सिर्फ इस ए ब्लॉक की मैं बात करूँ, ये ए ब्लॉक अपनी जगह पे रुका हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ है, एकदम चल नहीं रहा, तो इस ए ब्लॉक का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इस स्ट्रिंग पर लगने वाले टेंशन पे बराबर नहीं होगा। हाँ या ना, जाहिर सी बात है बराबर ही होगा। भाई इस स्ट्रिंग पे कितना टेंशन लग रहा होगा, जितना इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है ना। जब मूव नहीं कर रहा तो इसमें कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन में भी कौन सी, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। अब ये रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा, तो इसमें सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, और कोई फोर्स तो इसमें होगी नहीं, और स्ट्रिंग इससे जुड़ी हुई है, वो है टेंशन। अब ये टेंशन हो किसकी वजह से रहा है, इस फ्रिक्शन एफ फोर्स की वजह से। इसका मतलब ये दोनों क्या होगी, इक्वल, तभी तो ये ब्लॉक रुका हुआ रहेगा। क्योंकि अगर टेंशन फोर्स ज़्यादा होती तो या तो ये ब्लॉक को इधर खींच के ले जाती और फिर फ्रिक्शन इस तरफ लगता बस, लेकिन ये ब्लॉक रुका हुआ है, और रुका हुआ का मतलब है कि ये F1 और ये T2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब इस T2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास में 150 न्यूटन। बात खत्म हो गई अपनी। चलो अब बात करते हैं बी ब्लॉक पे। अब बी ब्लॉक पे जो हमारा मेन काम होगा वो कैसे होगा, देख ढंग से। अगर मैं ढंग से देखूं तो खिसकने के ज़्यादा चांस किसके हैं, बी ब्लॉक के, क्योंकि पहले बी खिसकेगा तभी तो ए खिसकेगा ना। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ये कंसिडर करना होगा कि जो हमसे ये बोला है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए किसकी, मास सी की, वो किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन फोर्स के बराबर, T1। इस स्ट्रिंग पर कितना टेंशन लगेगा कि ये पूरा ये जो ब्लॉक है बी ब्लॉक स्टेशनरी रहना चाहिए, कितना लगेगा, इस पर इतना लगेगा। एक तो लगेगा 2T2 इस पुली की वजह से, एक इस ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन F1 और इस ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन F2, ये दोनों फोर्सेस भी कनेक्ट करनी पड़ेगी। इसका मतलब इस ब्लॉक पर जितनी भी फोर्सेस लग रही है उन सब का सम इस टेंशन T1 के इक्वल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा हमें ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है। इस ब्लॉक पे फोर्स किसकी वजह से लग सकती है, इस पर सिर्फ T1 की वजह से। ये टेंशन T1 ही इस ब्लॉक पे वर्क कर सकता है। इसका मतलब ये टेंशन T1, अगर इस टेंशन T1 को बैलेंस रखना है, स्टेशनरी रखना है, तो इस ब्लॉक पर जितनी फोर्सेस लग रही है कहीं से भी, वो सारी इस टेंशन T1 के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी तो ये ब्लॉक क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। तो इसका मतलब T1 हो गया। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है यार, बहुत आसान है। अब मैं सबकी वैल्यू रख देता हूँ, 2T2, T2 की वैल्यू 150, F1 हमारे पास आ गया 150 ऑल्सो, एंड F2 हमारे पास कितना आ गया 360। So now you can see that when we add this, look at this, 300 and this is 360, 660 and 150 is 810 न्यूटन। T1 फोर्स कितनी आ गई, टेंशन कितना आ गया, 810 न्यूटन का, बहुत ज़्यादा आया, 810 न्यूटन का आया हमारे पास टेंशन फोर्स। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मास। तो निकाल लो, हमारा जो T1 टेंशन है वो किसके इक्वल होगा, mcg के। जाहिर सी बात है, ये वो तो जनरल फॉर्मूला है, हमें पता ही है। हमने कहा ना F इक्वल्स टू ma। इस पर ढंग से देखा जाए तो एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है, g, तो यहाँ पर g रख लिया, फोर्स कौन सी, T1 रख लिया। बस ये मैंने फॉर्मूले बनाने बताए थे आपको। अगर आपने नहीं देखा है कि फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, नेट फोर्स कैसे वर्क कर रही है, तो न्यूटन का सेकंड नियम और टेंशन के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, वो जाके जरूर देखें। तो चलिए T1 तो हमें पता है कितना आ गया 810,
जी नीचे भेज देते हैं 10, mc काटा तो हमारे पास आंसर कितना है, mc इक्वल्स टू 81 न्यूटन। अच्छा मैंने यहाँ पे गड़बड़ी की है, मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए थे इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस थे ऑप्शन थे 120 kg, ऑप्शन बी था इसमें 81, ऑप्शन सी था इसमें 41 और ऑप्शन डी था नन ऑफ दिस। ठीक है, ये मैंने ऑप्शंस नहीं दिए थे, मैं आपसे ऑप्शंस भी दूंगा। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। देखिए मुझे थोड़ा समझाने में वक्त लगता है ताकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा सकूं। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे उतना ही हमारे लिए और आपके लिए बेटर रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये काम हो गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन के। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, मैंने काफ़ी कुछ इसके अंदर ट्रिक्स भी बनाई है एंड सॉल्व भी करने की इसको कोशिश की। अगला हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला हमारे क्वेश्चन में हमसे कहा है कि भाई एक ऐसा एक क्यूब है, उसके अंदर एक स्फीयर है, ठीक है, और स्फीयर का जो मास है वो है 1 kg एंड वेलोसिटी जी क्यूब की वेलोसिटी है हमारे पास में, वेलोसिटी ऑफ क्यूब जो है वो हमारे पास में है 8t i कैप माइनस 2t स्क्वायर j कैप। और हमसे कहा गया है कि t जो है वो है क्या, एक सेकेंड है, सॉरी t इज द टाइम इन सेकेंड द फोर्स बाय स्फीयर। ओके, तो स्फीयर पे जो फोर्स लग रहा है वो t बराबर 1 सेकेंड लग रहा है। हमसे ये पूछा है आप बताओ कि स्फीयर पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इस स्फीयर पे फोर्स कितना लग रहा है, हमसे ये पूछा है। तो यार देखो ढंग से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ज़रा ढंग से देखते हैं। मुझे अगर स्फीयर पे फोर्स निकालनी है, मुझे अगर स्फीयर पे फोर्स निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? पहले मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस भी दे देता हूँ आपको। ऑप्शन है इसमें यहाँ पर हमारे पास में इसमें शायद ऑप्शंस, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ ऑप्शंस लिखे ही नहीं, सॉरी मैं क्वेश्चन में अंदर ऑप्शंस दे दूंगा आपको, ठीक है। चलो मैंने ऑप्शंस लिखे लेकिन हम इसको सॉल्व जरूर करेंगे। अच्छा किसी तरह इस क्वेश्चन को ढंग से देखें। अभी मैं इस क्यूब के ऊपर बात नहीं करता, ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यूब v वेलोसिटी से चल रहा है, इस वेलोसिटी से क्यूब चल रहा है। तो क्यूब चल रहा है और क्यूब के अंदर क्या, स्फीयर है, यानी कि स्फीयर के अंदर फोर्स लगेगा क्यूब के चलने की वजह से, ठीक है। तो ये पूछा स्फीयर के ऊपर कितना फोर्स लगा है क्यूब के चलने की वजह से। तो अब जरा ढंग से देखते हैं, मैं अभी सिर्फ स्फीयर को ही कंसिडर करता हूँ। तो स्फीयर को कंसिडर करते हो, देखो स्फीयर पे तो एक फोर्स यहाँ लगेगी mg और एक फोर्स इसके ऊपर लगेगी F इक्वल्स टू ma वाली, ठीक है। यानी कि एक नेट फोर्स लग रही है इसके ऊपर, क्या से लग रही है, एक नेट फोर्स, यानी कि एक स्फीयर पे। अब मैं बात कर रहा हूँ कंबाइन पूरी चीज़ की, ढंग से सुनिएगा, कंबाइन पूरी चीज़ की। मैं ये कह रहा हूँ इस स्फीयर पे क्यूब की वजह से जो नेट फोर्स है वो इस स्फीयर पे लगने वाली फोर्स और इस स्फीयर के वेट के सम के इक्वल है। ये मैंने एक स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा जो ये F नेट है ये स्फीयर पे लगने वाली फोर्स और इस स्फीयर के वेट के इक्वल है। अब ये नेट फोर्स का वापस झंझट कहाँ से आ गया, ज़रा मुझे एक चीज़ समझाइए। अगर स्फीयर रुका हुआ है बिल्कुल तो भी स्टेशन है, तो स्फीयर का वेट तो लगेगा mg वाला फोर्स, वो तो आपको पता ही है, वो तो फिक्स है, वो तो लगना ही है, उस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर स्फीयर चल रहा है क्यूब के अंदर ही, भले ही वो चल रहा हो क्यूब के अंदर, तो यहाँ रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो वो जो चल रहा है तो जाहिर सी बात है उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, ma फोर्स लगेगा। ये ma फोर्स है उसका क्या होगा, नेट फोर्स होगा, क्योंकि ये रिलेटिव फोर्स है जो किसकी वजह से लग रहा है, क्यूब की वजह से स्फीयर पे लग रहा है। तो यहाँ पर ये निकलेगा F इक्वल्स टू ma। अब हमें m तो पता है लेकिन a नहीं पता, तो a कैसे निकालेंगे साहब। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, 8t i कैप माइनस 2t स्क्वायर j कैप। लेट्स डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dv by dt is a and we can see that 8i कैप माइनस 4t j कैप। और यहाँ पर हमें कहा t बराबर 1 सेकेंड पे, तो हमने 1 रखा, तो 8i कैप माइनस 4j कैप। हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गया। Now you can see that we have acceleration. So हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, तो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट मास कितना 1, एक्सेलरेशन कितना आ गया 8i कैप माइनस 4j कैप। सो F नेट कितना हमारे पास हो गया 8i कैप माइनस 4j कैप। ये तो हो गया, बट हमारे पास F नेट आ गया। W हमारा कैसा आएगा, देखिए W हमारे यहाँ पर mg लगेगा, तो m तो 1 और g कितना हो गया 10, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, लेकिन इसका डायरेक्शन का है माइनस का j कैप।
ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन के अंदर हमारा जो मेन काम होता है वो डायरेक्शन का ही खेल होता है सारा। ठीक है, हमारे पास दोनों आगे रख दो स्टेटमेंट। तो एफ नेट हमारे पास कितना है, 8 आई कैप माइनस 4 जे कैप इक्वल्स टू एफ एस माइनस 10 जे कैप। मैंने इसके अंदर रख दी सारी वैल्यूज। ठीक है, इसको उठा के उधर भेजा। सो 8 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 10 जे कैप। सो एफ एस हमारे पास कितना आ गया, 8 आई कैप माइनस प्लस 6 जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आंसर आएगा 10। मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही होगा, कितना होगा 64 प्लस 36। तो हमारे पास कितना आ गया 10 न्यूटन, यानी फोर्स ऑन द स्फीयर कितना है 10 न्यूटन। अच्छा, क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन में ये जे कैप वाला सिस्टम दिया हो तो फिर इसमें लिख देना, लेकिन अगर ऐसे पर्टिकुलर आंसर दिया हो तो इनके मैग्नीट्यूड निकालना कभी मत भूलना। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा था स्फीयर पे फोर्स कितनी है। ये बहुत ही ज़्यादा हलवा क्वेश्चन था, मज़ा आ गया इसको करते हुए। ज़्यादा इसमें बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इस टाइप के कोई क्वेश्चन मिले ना, इसके अंदर चाहे कुछ भी हो, आपको बस पता करना, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इस किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगती है ना, वो उसकी नेट फोर्स जो उस पर जो नेट फोर्स होती है उस पर खुद पे लगने वाली फोर्स और उसके वेट के सम के इक्वल होती है। ये ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बैठा है और उस पर रिलेटिव मोशन की वजह से जो भी फोर्स लगेगा ना, वो नेट फोर्स और उस ऑब्जेक्ट पर खुद पे लगने वाली फोर्स और उसके वेट के सम के इक्वल होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है, आपसे अच्छे से टैकल भी हो जाएंगे। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। हाँ भाई साहब, थर्ड क्वेश्चन भी आ गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। पहली बार डायग्राम से बना है, थीटा और ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एक ब्लॉक है एम, वो इस तरफ से जा रहा है। हमसे ये पूछा है a smooth block of mass is held stationary on the smooth wedge of mass m and inclination of theta if the system relates from rest normal reaction between the block and wedge। इसने पूछा है कि आप बस इतना बता दो कि जो इसके अंदर क्या हुआ कि ये सिस्टम एक बार रेस्ट पे था। क्या था? रेस्ट पे था। जब अब इस सिस्टम रेस्ट पे था, ब्लॉक भी क्या है, रेस्ट पे। अचानक से सिस्टम ने ए एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट किया। जब ए एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा तब आपको ये बताना है कि इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, इसका रिलेशन कैसा होगा। इसका रिलेशन के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक होगा ये एन एम जी कॉस थीटा, बी एन एम जी साइन थीटा, सी हमारे पास में होगा एन एम जी कॉस थीटा, और डी हमारे पास है एन एम जी साइन थीटा। एम जी सॉरी यहाँ पे। अच्छा, इस चीज़ को ज़रा आप थोड़ा ढंग से देखोगे मेरी नज़र से। ये क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपको सॉल्व नहीं भी कराऊँ ना, तो भी इसका आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसके 2 कंपोनेंट बनाऊँ तो एक कंपोनेंट इसका एम जी कॉस थीटा बनेगा, एक कंपोनेंट इसका कितना बनेगा, एम जी साइन थीटा बनेगा। जाहिर सी बात है, एम जी क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। तो एक चीज़ मुझे ज़रा बताइए, ये ब्लॉक मूव करना कब स्टार्ट होगा? ये ब्लॉक मूव करना कब स्टार्ट हो सकता है? कब, किसकी वजह से स्टार्ट हो सकता है और कब हो सकता है? ज़रा दिमाग लगाइएगा। ये ब्लॉक देखा, नॉर्मल फोर्स का एम जी साइन थीटा से कोई लेना देना नहीं। एम जी साइन थीटा से कोई लेना देना है ही नहीं। कैसे? क्योंकि एम जी साइन थीटा तो इस तरफ लग रही है और नॉर्मल फोर्स क्या होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। इसका मतलब हमारा काम तो सिर्फ कॉस थीटा से, यानी कि इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। इन दोनों का हमारे पास लेना देना नहीं है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल फोर्स का साइन थीटा से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि साइन थीटा तो सिर्फ ब्लॉक को खिसकाने का काम करता है। और वो खिसकाएगा कब? जब वो फ्लोर पे ही होगा, यानी कि नॉर्मल फोर्स तो तब भी वर्क करेगी। ठीक है, यानी कि साइन थीटा हमेशा नॉर्मल फोर्स के बगैर तो काम कर ही नहीं सकता। इसका मतलब साइन थीटा का नॉर्मल फोर्स से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ ब्लॉक को खिसकाने का काम करेगा और ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, मेन नॉर्मल फोर्स का रिलेशन जो है वो एम जी कॉस थीटा से। किससे है? कॉस थीटा से। क्यों? क्योंकि ये जो एम जी कॉस थीटा है, ये नॉर्मल फोर्स को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, वो उस पर उसी की वजह से नॉर्मल फोर्स लग रही है। ध्यान रखिएगा, उसी की वजह से लग रही है। कैसे? मैं आपको समझा देता हूँ। इसको ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर बना देते हैं अच्छा सा डायग्राम इसका। इस पर ऐसे एक एम जी फोर्स लगेगी, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगेगी। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एम जी कॉस थीटा।
देख लो, ये नॉर्मल फोर्स इस एम जी कॉस थीटा के क्या है, इक्वल है। यानी कि नॉर्मल फोर्स का काम हमेशा किससे होगा, कॉस थीटा से। साइन थीटा से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि साइन थीटा तो कंपोनेंट इस तरफ बनेगा एम जी साइन थीटा, और इसका जो लेना देना है वो किससे है, फ्रिक्शन से। ध्यान रखिएगा, किससे है, फ्रिक्शन से। इस चीज़ को आपको भेजे के अंदर घुसा के रखना होगा, कॉन्सेप्ट को समझ के रखिए, बांध के रखिए। तो मतलब हमारे, आप अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो हमारे दो ऑप्शन तो हट गए, हमारे ये वाला ऑप्शन हट गए, बचे कौन सा, ए और सी। अब हमसे पूछा है इनका रिलेशन बता दो भाई साहब। अभी ब्लॉक रेस्ट पे है, रेस्ट पे, ठीक है। अब ब्लॉक चलने लग गया है, किससे, ए एक्सेलरेशन से। पहले मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अगर ए एक्सेलरेशन से चलेगा तो ये जो एम जी कॉस थीटा है इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी या घटेगी, पहले आप मुझे ये बताइए, बढ़ेगी या घटेगी, ज़रा बताइए, बढ़ेगी या घटेगी। बढ़ेगी, घटेगी कभी नहीं, बढ़ेगी, हमेशा याद रखिएगा। क्यों, मैं भी इसका आपको इस चीज़ समझा देता हूँ। देखिए, कॉन्सेप्ट से समझते हैं, फिर उसके बाद एक ट्रिक भी बता दूंगा। कॉन्सेप्ट क्या है, अब ये ब्लॉक ऐसे ए एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट हुआ, ये इधर ए एक्सेलरेशन से चलेगा तो यहाँ पर पीछे एक स्यूडो फोर्स लगेगी, वो कितनी होगी, एम ए, ठीक है। चलिए, अब इसके इस एम ए फोर्स के, ये क्योंकि ऐसे लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट बना देता हूँ। तो ये बनेगा एम ए कॉस थीटा और ये कितना बनेगा, एम ए साइन थीटा, जो कि इस नॉर्मल फोर्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये क्योंकि इसी की डायरेक्शन में बन रहा है एम ए साइन थीटा की, इसका मतलब ये नॉर्मल फोर्स की, इसका मतलब ये एन एम ए साइन थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के इक्वल। इस एम ए साइन थीटा को मैं उधर भेज देता हूँ, तो बचा कितना, एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। आप ज़रा ढंग से देखिएगा, ज़रा ढंग से देखिएगा, ये एम ए साइन थीटा इस एम जी कॉस थीटा में माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली एम जी कॉस थीटा की वैल्यू इससे ज़्यादा है, तभी तो हो रहा है। डेफिनेटली एम जी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी। ये तो दिमाग लगाने वाली बात है, तभी तो माइनस हो रहा है, एम जी कॉस थीटा ज़्यादा है तभी तो माइनस हो रहा है। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स का ये रिलेशन क्या है, राइट है। और अब अगर आप इसको ट्रिक से भी समझना चाहते हैं तो सिंपल सी बात बता देता हूँ, थोड़ा इमेजिनेशन करते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन है, वो ए एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ब्लॉक जरूर घिसके, ब्लॉक खिसकना स्टार्ट होगा। ब्लॉक खिसकना स्टार्ट होगा, इसका मतलब हो गया कि नॉर्मल फोर्स वीक हो रही है। वीक हो रही है, इसका मतलब नॉर्मल फोर्स क्या हो रही है, कमज़ोर हो रही है। नॉर्मल फोर्स क्या हो रही है, कमज़ोर हो रही है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रही है। नॉर्मल फोर्स कमज़ोर हो रही है, इसका मतलब वो कम हो रही है, कम हो रही है, इसका मतलब वो एम जी कॉस थीटा का मान बढ़ा रही है, एम जी कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ा रही है। इसका मतलब ये रिलेशन जो हमारा क्या है, सही है। हो सकता है मेरे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कुछ लोगों को अच्छे ना लगे, कुछ लोग के बिना फालतू का तुक लगा रहा है, लेकिन मैं यहाँ इमेजिनेशन से कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स का मतलब होता है इमेजिन एंड एनालिसिस। ओके, तो चलिए, ये क्वेश्चन बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, ये डायग्राम मैं थोड़ा रहने देता हूँ, ये थोड़ा मेरे काम आएगा, ये वापस बना दूंगा थोड़ा ढंग से। ऐसे कैसा एक और क्वेश्चन हमारे पास में सेम टू सेम है, उसमें हमसे कहा है, ये फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में आ गया, डिट्टो का डिट्टो यही क्वेश्चन हमारा फोर्थ के अंदर, फोर्थ क्वेश्चन है यार, ये शायद 6 क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको पहले ले लेता हूँ, मैं इसको फोर्थ बना देता हूँ। तो इसके अंदर डिट्टो का डिट्टो हमसे कहा है कि फ्रीली मूव कर रहा है। अब आपको बताना है कि इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए कि यहाँ पर नॉर्मल फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन है, डायग्राम भी यही है। हमसे पूछा है कि बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाए कि ब्लॉक झट से नीचे आके गिर जाए। मतलब झट से नीचे तो तभी गिरेगा ना जब नॉर्मल फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वापस वही डायग्राम बना देते हैं, नीचे एम जी, इधर एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा, इधर की तरफ एम ए, इधर की तरफ ए, ठीक है, इधर नॉर्मल फोर्स। अच्छा, अब इस एम ए की वजह, एम ए का हम थीटा मान लेते हैं, ये थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा, इसका मतलब इस एम ए के दो कंपोनेंट, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एम ए साइन थीटा। वापस वही रख देंगे, एन प्लस एम ए साइन थीटा बराबर एम जी कॉस थीटा।
अब हमसे कहा कि ऑब्जेक्ट इतना फास्ट चल रहा है कि नॉर्मल फोर्स कितनी होगी, 0 होगी। वैसे नॉर्मल फोर्स 0 का नहीं कहा गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में कहा गया बिल्कुल फ्री से मूव करेगा, ऑब्जेक्ट बिल्कुल फ्रीली मूव करेगा। तो फ्रीली तो तभी मूव करेगा जब नॉर्मल फोर्स कितनी हो जाए, 0 हो जाए। नॉर्मल फोर्स 0, तो इसको हटा देते हैं आप, क्योंकि नॉर्मल फोर्स 0 होगी, इसको हटा दिया मैंने हाथों हाथ, यहाँ से थोड़ा लंबा हो जाएगा। एम से एम कैंसिल, ए इधर ही रखते हैं, ये साइन थीटा नीचे जाएगा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जी। कॉस थीटा साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा जी। तो आंसर आएगा जी कॉट थीटा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आएगा, जी कॉट थीटा। ठीक है, ये विषय उसी कॉन्सेप्ट से था। क्वेश्चन नंबर थोड़ा मेरा आगे का था लेकिन मैंने पहले बता दिया। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा ऑप्शंस लिखना भूल जाता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप ही बोर हो जाओगे अगर आप खुद स्किप कर दोगे, इसलिए मैं थोड़ा ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ। अगर मेरे क्या नाम है कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को कोई भी डाउट आ जाए तो मुझे बता ज़रूर देना, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास ऐसे 2 ब्लॉक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कम से कम 10 क्वेश्चन तो हमें डिस्कस करना ही है, ताकि हमारे, और ये सारे 10 क्वेश्चन जो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन हैं, आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ मैं, ठीक है। हमसे कहा गया है कि प्लेटफॉर्म चल रहा है ए एक्सेलरेशन से, और m1 और इस प्लेटफॉर्म के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 2 म्यू, m2 और इस प्लेटफॉर्म के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, म्यू है। और हमसे ये कहा गया है कि आप बताओ कि एक्सेलरेशन कितना होगा इस प्लेटफॉर्म के बीच में, इन ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के बीच के अंदर का एक्सेलरेशन कितना होगा। चलो भाई साहब बता देते हैं कितना होगा, बता देते हैं कितना होगा। चलो क्वेश्चन में तो यही कहा गया है, और यहाँ पर हमसे ऑप्शन दिया गया है, क्या ये ब्लॉक तब मूव करेगा जब इसकी वैल्यू ये ए, या फिर ए होगा म्यू जी, या सी ए इक्वल्स टू म्यू जी, या डी होगा एन ओ टी, नन ऑफ दिस। ठीक है, हमसे ये कहा गया। तो एक बात चलो देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं ढंग से देखते हैं। ये कहा, इन्होंने कहा है कि आपको बताना है कि इनका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है इस प्लेटफॉर्म का, इस ब्लॉक, इन ब्लॉक्स के बीच में, इन ब्लॉक्स और इन प्लेटफॉर्म के बीच में एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। हमसे ये पूछा, निकाल देते हैं, आसान काम है। चलो एक चीज़ समझाइए, ब्लॉक जरा प्लेटफॉर्म की डायरेक्शन देखिए, प्लेटफॉर्म इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब अगर ये दोनों ब्लॉक्स में से कोई ब्लॉक सबसे पहले खिसकेगा तो कौन सा ब्लॉक खिसकेगा, M2 ब्लॉक खिसकेगा। इसका मतलब अगर मैं M2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन बता दूं तो M1 का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 2 म्यू आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यहाँ पर सीधा सीधा आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि अगर 2 बंदे लाइन में खड़े और जब गेट खुलेगा और कहा जाएगा अंदर आओ, तो आगे वाला ही सबसे पहले जाएगा, पीछे वाला नहीं जा सकता, जाहिर सी बात है। तो अगर ये प्लेटफॉर्म चलेगा तो सबसे पहला जो ब्लॉक घिसकेगा वो कौन सा होगा, ब्लॉक M2। तो इसका मतलब अगर मैं M2 पे फोर्स बता दूं तो मेरा काम हो गया, मुझे पता चल जाएगा इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितना है। जाहिर सी बात है, एक का बता दो दोनों का पता चल जाएगा, दोनों पे सेम ही तो एक्सेलरेशन लगेगा, अलग थोड़ी लगेगा। तो मैं इस पे लगा देता हूँ, तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला। अच्छा देखो, यहाँ पर अब कहा नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मैं इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन मानूंगा नहीं, मैं मानूंगा ये ब्लॉक स्टैटिक से काइनेटिक में स्विच हो रहा है, ठीक है। तो अब जैसे ही ब्लॉक प्लेटफॉर्म चलने लग गया, ब्लॉक्स भी चलेंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लॉक्स पर फोर्स लगेगी वो F इक्वल्स टू एम ए लगेगी। तो मैंने एम ए लगाया यहाँ पर। म्यू नॉर्मल फोर्स कितनी होगी हमारे पास, एम जी, एम से एम कैंसल, ए इक्वल्स टू कितना हो गया, म्यू जी, ए बराबर म्यू जी। लेकिन अब आपको एक भ्रम जाल दिया गया, इसको आंसर देके आपको कहा गया आंसर नंबर सी सही, बच्चे सी लगा के खुश, सर ने बता दिया था ऐसा होगा तो सी आ गया, मजा आ गया ना, ऐसा नहीं है। हमने यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की है, हमने यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की है, ज़रा से सुनिएगा, हमने यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की है। हमने ये फाइंड नहीं किया कि कितने एक्सेलरेशन पे M2 चलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब M2 खिसकना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में बात ये है, वापस सुनिए, ढंग से सुनिए, वो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 ब्लॉक्स है, प्लेटफॉर्म चल रहा है,
तो जब प्लेटफॉर्म चलेगा तो अगर मान लो प्लेटफॉर्म की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई तो ब्लॉक भी अपने आप खिसकना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लॉक भी अपने आप खिसकना स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे ब्लॉक खिसकना स्टार्ट। तो ब्लॉक जब खिसकना स्टार्ट हो जाएंगे इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो ब्लॉक खिसकेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू किससे ज़्यादा होनी चाहिए? फ्रिक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू फ्रिक्शन से ज़्यादा होगी तभी तो ब्लॉक खिसकेंगे, अदरवाइज ब्लॉक खिसकने का कोई चांस ही नहीं है। दिमाग में बात घुसी। मैं तभी खिसक सकता हूं जब मुझ पर फोर्स लगे, कितना? फ्रिक्शन फोर्स जो मेरी बॉडी सरफेस से लगा रही उससे ज़्यादा, तब तो मैं खिसकूंगा, अदरवाइज मैं खिसकूंगा नहीं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। क्वेश्चन में ये है, क्योंकि अगर ये एक्सेलरेशन और ये फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो गए तो जाहिर सी बात है ब्लॉक तो फिक्स रहेगा, ब्लॉक हिल थोड़ी रहा है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस तो आप में ये एक्सेलरेशन तो इस फोर्स के इक्वल हो गया। फोर्स के इक्वल होने का क्या मतलब हो गया कि ये तो वहीं पे खड़ा रहेगा, ये हिलेगा ही नहीं, ये चुपचाप ऐसे बैठा रहेगा। हमें तो ये बताना है कि चल कब रहा है, तो चलेगा कब? जब एक्सेलरेशन का होगा इससे ज़्यादा। ये क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है इन लोगों ने, इनकी गलती भी है कि इन्होंने क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया कि ब्लॉक चल रहा है या रुक रहा है। ये हमें पता करना होगा, क्योंकि जब तक हमें ये थोड़ा दिमाग लगाना होगा, हमें इमेजिन करते रहना होगा। आप इमेजिन करते जाइए, हम एनालाइज करते जाएंगे, फिजिक्स होती जाएगी। ये भी हो गया। अब एक क्वेश्चन ये वाला है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6, हमसे कहा है भाई साहब ये बताओ, एक ब्लॉक है सी, वो सी ब्लॉक जो है, ये सी ब्लॉक v0 वेलोसिटी से चल रहा है। अभी सी ब्लॉक v0 वेलोसिटी से चल रहा है, तो आपको ये बताना है a ground observer, the block C is moving with the v0 and the block A with B with the moving with v2 relative to C as shown। अब हमको बताना है रिलेटिव मोशन इसका और इसका विद रिस्पेक्ट टू C। ठीक है, क्वेश्चन मैंने ज़्यादा लंबा मैं लिखता नहीं हूँ, मैं एक्चुअल में छोटा ही क्वेश्चन लिखता हूँ, ताकि सिर्फ डायग्राम वगैरह बना देता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको खुद से कर सकूँ। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा बड़ा लिखता नहीं हूँ क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन इसके अंदर वीडियो के अंदर पूरा लिख देता हूँ। या हमारे पास में कुछ रिलेशन दिए गए, हमसे पूछा है कि बताओ इन दोनों का जो इन दोनों की वेलोसिटी का ये दोनों वेलोसिटी इस v0 से कैसे रिलेट करती है, हमको ये बताना है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, ये C ब्लॉक v0 वेलोसिटी से इस तरफ चल रहा है, ये B v2 ये ब्लॉक B जो ब्लॉक है वो v2 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, और ये v1 वेलोसिटी से इस तरफ आ रहा है। हमको बस यही तो ये रिलेशन हमें बताना है कि ये किस तरीके से ये तीनों आपस में रिलेट करते हैं। रिलेटिव मोशन हो रहा है, बिल्कुल रिलेटिव मोशन ही तो हो रहा है। जब ये C चल रहा है तभी तो ये कर रहा है, मतलब अगर एक ग्राउंड ऑब्जर्वर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक ग्राउंड ऑब्जर्वर जस्ट लाइक मी, मैं ग्राउंड से अगर देख रहा हूँ तो मैं इनका मोशन किस हिसाब से देखूंगा, C के हिसाब से। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव मोशन हो गया। अब ये थोड़ा दिखने में हार्ड लगता है बट हार्ड नहीं है। मैं अभी C को भूल जाता हूँ, C को बिल्कुल भूल जाओ, देखो मत, C को देखो मत। अभी A और B पे फोकस करते हैं। ठीक है, ज़रा ढंग से देखिए, ये x1 x2 एक्चुअल में क्या है, स्ट्रिंग की लंबाई है, टोटल लंबाई, बिल्कुल टोटल लंबाई होगी। एक बात बताइए, अगर ये B ब्लॉक नीचे आएगा तो ये x1 यहाँ से कम होगा और ये x2 यहाँ से बढ़ेगा, इसका मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको विद रिस्पेक्ट टू t क्या कर देंगे, डेरिवेट कर देते हैं, तो dx1 अपॉन dt प्लस dx2 अपॉन dt ये इक्वल्स टू 0। x1 को मैं उधर भेज देता हूँ, ये माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये x1 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जाहिर सी बात है कम ही तो हो रहा है, x2 ही तो बढ़ रहा है, देख लीजिए। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v2, ये x1 कितना है, एक्चुअल में ये जो x1 होगा ये होगा v1 माइनस v0।
ये क्या होगा v1 माइनस v0। कैसे? अब आप लोग बोलेंगे v1 माइनस v0 कैसे हुआ? जरा ढंग से देखिएगा, इस पर तो कोई बात होनी नहीं है क्योंकि ये तो बढ़ना ही बढ़ना है, इस पर तो कोई बात होनी ही नहीं है, ये तो बढ़ना ही बढ़ना है, v2 तो बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता। एक्चुअल में जब ये ब्लॉक चलेगा तब ये भी क्या है, आगे की तरफ खिसक रहा है। ये तब खिसक रहा है जब ये v0 आपस में चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी में जो टोटल चेंज आएगा वो v1 माइनस v0 आएगा, क्योंकि इस पूरा v1 में से ये c वाला v1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तब जाके हमारे पास एक वैल्यू आएगी कि स्ट्रिंग कितनी ही घट रही है और कितनी बढ़ रही है, क्योंकि ये जो v0 है ये इस पर असर डाल रहा है। इसी की वजह से इस चीज़ की वेलोसिटी में क्या आ रही है, कमी आ रही है, दिन ब दिन कमी आ रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कम किसकी वजह से हो रहा है, v0 की वजह से। इसलिए इसका जो रिलेशन होगा वो होगा v माइनस v0। v0 को इधर रख देते हैं, तो इसको मैंने सॉल्व करता हूँ तो v1 माइनस v2 इक्वल्स टू v0, ये रिलेशन बनता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। ये है इसका रिलेटिव मोशन का रिलेशन। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो ज़रा ढंग से देख लेना। मान लेते हैं ब्लॉक नीचे आता जा रहा है और ये इधर से कम, ऐसे मैं डॉट बना देता हूँ, डॉट 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 डॉट। पहले यहाँ पे इतना था, अब ये इतना हो गया, अब ये इतना हो गया, अब ये इतना हो गया। सब किसकी वजह से, इस ब्लॉक की मेहरबानी की वजह से, सी ब्लॉक की मेहरबानी की वजह से। सी पर कितना लग रहा है, v0। इसका मतलब ये v लगातार कम होता जा रहा है, किसकी वजह से, v0 की वजह से। भाई v2 तो बढ़ना ही है, v2 कम नहीं हो सकता, ये बात तो आप भी जानोगे, क्योंकि v2 पे लगातार mg फोर्स उसको नीचे की तरफ ही खींचेगी, और क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है तो इस पर mg फोर्स और बढ़ जाएगी, तो नीचे आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। कम होगा ये v1, कितना कम होगा, इस v0 की वजह से, इस v0 में से माइनस कर देंगे तब ये कम होगा। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको मज़ेदार चीज़ बता देता हूँ। आपको याद है हमने रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन में किया था कि जब दो चीज़ें सेम एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रही होती है, तो जब ग्राउंड से हम किसी को देखते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो होता है v1 माइनस v2। याद अगर आपको हो तो, जब दो लोग एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं ना, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं, तो उन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये दोनों ब्लॉक एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस वजह से इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, माइनस होगी। बस इतना याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो रहे हैं भाई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया यहाँ पे, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे एक शायद क्वेश्चन छूट गया है। ये भी हो गया, 2m1 वाला भी हो गया, ये भी करा दिया। चलो अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि भाई m1 है हमारे पास 4 kg, m2 है हमारे पास में 3 kg। मैं पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। और हमारे पास 3 पुली सिस्टम दिए हुए हैं, m2, m1, एक ये पुली सिस्टम दिया हुआ है, एक ये पुली सिस्टम दिया हुआ है, और एक ये पुली सिस्टम दिया हुआ है। 3 पुली सिस्टम हमारे पास में ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, हमसे ये बोला है कि आप बताइए इन तीनों में जो एक्सेलरेशन होगा उसमें रिलेशन क्या है, a1, a2, a3। बी हमारे पास ऑप्शन है a1 ग्रेटर देन a2 इक्वल्स टू a3। सी हमारे पास रिलेशन है a1, a2, a3, और डी हमारे पास रिलेशन है a1 ग्रेटर देन a3 इक्वल्स टू a2। ये हमारे पास रिलेशन। अच्छा, अगर तुम थोड़ा ढंग से देखोगे ना, थोड़ा सा ढंग से, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, हाँ ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पाएगा a1, a3 और यहाँ ऐसे, ये वाला। चलो
अब हमें करना कुछ नहीं है, सबका एक्सेलरेशन निकाल लो और इनकी सबके एक्सेलरेशन निकालेंगे, वैल्यू चेक करेंगे, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा रख देंगे वैल्यू। और ये सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि टेंशन के जब मैंने सीरीज बताई थी, टेंशन के क्वेश्चन सीरीज में ढेरों क्वेश्चन करा देते ऐसे, तो इसका फटाफट निकाल देते हैं। कैसे? एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का कितना होगा, A1 का, फर्स्ट वाले का, इधर होगा mg और इधर भी कितना होगा m1g। इसका अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैंने बताया था m1 प्लस m2, ठीक है, और नीचे क्या रख देंगे, ऊपर क्या रख देंगे, m2g रखा। चलो करो, ये इसका याद हो, m2g, m2 कितना 3, g कितना हो गया 10, तो कितना आ गया 3, और नीचे इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 7, इसका A1 कितना आ गया। ये तो मैंने डायरेक्ट बताया था, बहुत आसान है। ये कितना होगा जरा ढंग से देखो, ये नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन इधर, जिस तरफ का एक्सेलरेशन होगा उधर का फोर्स कितना होता है, पॉजिटिव, यानी कि m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो गया 30, सॉरी ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 30, ये कितना आ गया 7, आंसर कितना है 10/7। A3 कितना आएगा, ये ब्लॉक इस तरफ जा रहा है m2g नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन एक्चुअल में किधर की तरफ होगा, इस तरफ, ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन यहाँ पर किधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, तो इस तरफ में इधर कंपोनेंट कितना बड़ा है, mg cos थीटा, mg sin थीटा, सॉरी। जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स कितना हो गया, पॉजिटिव, यानी कि A3 कितना हो गया mg sin थीटा माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये मैं निकाल चुका हूँ। m1g यहाँ पर कितना हो जाता है 40, साइन 30 के, सॉरी यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ थीटा की वैल्यू दे रखी थी, मुझे याद है, अच्छा सॉरी यहाँ थोड़ा मुझसे गलती होगी। एक्सेलरेशन यहाँ इस तरफ हो रहा है, इसका मतलब ये आगे आएगा, हाँ साइन 30, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा 30, m1g 40 होता है, साइन 30 1/2, ये थीटा की वैल्यू 1/2, 1/2 से 40 गया तो 20 अपॉन नीचे कितना आ गया 7, ये भी कितना आ गया 10/7। अब अगर आप ढंग से देखो तो A2 और A3 तो क्या है, बराबर है, 10/7 और A1 इन दोनों से ज़्यादा है, इसका मतलब ये रिलेशन होना चाहिए। क्या ये रिलेशन हमें कहीं पर दिख रहा है, ये रहा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि टेंशन सीरीज में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। काफ़ी अमेजिंग तरीके से हमने फिजिक्स का ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं जो होने वाले हैं। एक और क्वेश्चन है पुली सिस्टम का ही है। अच्छा यहाँ देखा, ढंग से देख रहे हो ना, तो यहाँ फ्रिक्शन और पुली के क्वेश्चन दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं। ये कह रहा है एक ब्लॉक m मास का, उसके ऊपर भी एक ब्लॉक m मास का, उस पर फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे, यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, पुली थोड़ी बड़ी कर देते हैं, उस पर एक ऐसे और एक ऐसे फोर्स लग रहा है, ये दोनों सेम है, तो टेंशन भी कितना हो गया, सेम हो गया। चलो हमसे कहा गया द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स म्यू इफ बोथ द ब्लॉक्स आर द आइडेंटिकल एंड मूविंग, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है F/m 2m इक्वल्स टू 2 म्यू जी, बी हमारे पास ऑप्शन है F/2m, सी हमारे पास ऑप्शन है F/2m माइनस म्यू जी, और डी हमारे पास ऑप्शन है 0। अच्छा इसको करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को करने का तरीका बड़ा इजी है, देख लीजिए। हम दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है और यहाँ भी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना म्यू है। ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं, सिंपल सा है। ब्लॉक अभी रुका हुआ है, तो ब्लॉक रुका हुआ है या चल रहा है, सॉरी देख क्वेश्चन में, सॉरी ब्लॉक क्या है, मूव कर रहा है, इसकी वजह से। अच्छा ये ब्लॉक इधर मूव करेगा तो ये वाला ब्लॉक इधर मूव करेगा, इधर, जाहिर सी बात है, फिक्स बात है। तो यहाँ पर जो टेंशन फोर्स होगी, एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है, इस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब ये टेंशन फोर्स पॉजिटिव। मैं अभी इस ब्लॉक के ऊपर वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, फोर्स पॉजिटिव, और इधर इस तरफ फोर्स कौन से लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी होती है, म्यू एन, कितनी होगी, म्यू एन, और म्यू है एन की जगह कितना जाएगा, एम जी, तो कितना आ गया म्यू एम जी, टोटल कितना हो गया एम ए। ये एक रिलेशन हमारे पास में आ गया पहले वाले ब्लॉक के लिए। सेकंड वाले ब्लॉक के अंदर अगर आप फोर्स को मैं इधर लगाऊंगा तो टेंशन किधर लग रहा है, इस तरफ, यानी कि सेकंड वाले के अंदर फोर्स इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है, तो ये फोर्स पॉजिटिव।
टेंशन किधर आ जाएगा, नेगेटिव इस तरफ में, और इसका एक फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, माइनस, जो टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, ma के इक्वल हो जाएगा। जाहिर सी बात है t की, अगर मैं t की वैल्यू बनाना चाहूँ तो मैं इसको ma प्लस म्यू mg लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो t माइनस म्यू mg, सॉरी ma माइनस म्यू mg माइनस म्यू mg इक्वल्स टू ma। सबको मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये उधर भेजा तो ये 2 म्यू mg और ये 2 ma, ऐसा बना। इस पूरे को मैं कॉमन लेता हूँ तो 2m कॉमन आ रहा है इस पूरे में से, तो 2m कॉमन आया तो बचा कितना, म्यू जी प्लस a। इसको नीचे भेजा तो आया कितना, f 2m, म्यू जी को इधर भेज दो तो ये बराबर a। एक्सेलरेशन का रिलेशन नंबर ये, हमसे पूछा इसका एक्सेलरेशन कितना है, हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया। हमने कहा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये होगा। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, वो अभी वो ए बी वाला क्वेश्चन कराया था ना, ए और बी ब्लॉक वाला, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क किया। और ये जो मैंने ये जो इक्वेशंस बनाई है, ये मैंने नेट फोर्स यानी कि F इक्वल्स टू ma से बनाई है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको इक्वेशंस बनानी नहीं आ रही है, क्योंकि इक्वेशन में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, नहीं आ रहा है, तो मेरी टेंशन क्वेश्चन की सीरीज ज़रूर देखें। उसके अंदर मैंने इक्वेशंस बनाना बाकायदा सिखाया है, और न्यूटन का सेकंड नियम भी देख लें, उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ बताई है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से ख़त्म हुआ, हमसे एक्सेलरेशन पूछा था और हमने बता दिया। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी थोड़ा बता देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको फ्री करें। लास्ट नहीं है, मतलब 2 और क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसने कहा गया है कि एक ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन है और उस पर एक ब्लॉक है m, और उस पर एक रॉड है। ये रॉड दोनों तरफ से क्या है, वर्टिकली पैक है, मतलब ये रॉड मूव नहीं कर सकती, ऊपर की तरफ नहीं जा सकती, लेकिन नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, इधर एक्सेलरेशन और a2, और चलिए एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है द रॉड ऑफ r इज restricted to move the vertical direction with acceleration a1 and the block b can be slide down the fixed wedge with the acceleration a2. the connection between relation भी दिया हुआ है, a1 a2 equals to a1 sin theta and a1 equals to a2 sin theta and c equals to a1 a2 cos theta and d equals to a2 equals to a1 cos theta। अब ये होगा कैसे, इसने कहा देखो ये रॉड है, ये रॉड बिल्कुल ऐसे दो ऐसे वेज से फिक्स है, ये फिक्स हो चुकी है, ये रॉड मूव नहीं कर सकती, लेकिन ये ब्लॉक मूव कर सकता है इधर a2 डायरेक्शन में, और ये रॉड सिर्फ नीचे की तरफ आ सकती है, ऊपर नहीं जा सकती, इसलिए कितना होगा a1। मैं एक मान लेता हूँ कि यहाँ पर नीचे a1 हो रहा है और यहाँ कितना हो रहा है, a2 हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखिए, ब्लॉक तो एकदम परपेंडिकुलर आएगी, और ये जो वेज है, ये जो ब्लॉक है, वो ऐसे इधर की तरफ आएगा ऐसे, यानी कि इन दोनों के बीच में इस तरीके से एक एंगल बनेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो अगर आप ढंग से देखो, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूँ तो इस 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना। मैं यहाँ पे इसका साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो ये आ जाएगा a1 अपॉन a2। ठीक है, तो अगर मैं a2 को इधर भेज देता हूँ तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। क्या ये रिलेशन यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल रिलेशन। ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ इतना सा आप लगा दो। मैंने इसके एंगल से किया, अगर आपको एंगल समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रा ढंग से देखिएगा। जो मैंने इस तरफ का जो है, इस तरफ का, सॉरी ये एंगल इधर से बनेगा इस तरफ से, तो ये इस तरफ से एक एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना हो गया, a1, और इसका जो हाइपोटेनस कितना हो गया, वो हो गया a2। ये एंगल इन दोनों के बीच में इस तरीके से बन रहा है कि ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल कैसे बन रहा है, इस तरफ से बन रहा है। तो ये हमारा लास्ट, इसके अंदर हमारा जो आंसर था वो ऐसे निकलेगा। ज़्यादा इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा समझाने के लिए। और एक बात बोलूँ आपको, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व हो सकते हैं। आपको इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन है ना वो लगाने की जरूरत नहीं। आप इसमें बस देख लीजिए कि क्या कहीं पर कोई एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो राइट एंगल में लग सकती है, इसमें बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, और ये क्वेश्चन आप मुझे करके देंगे, 10th नंबर का क्वेश्चन है। क्या हमारे पास में एक ऐसा एक ब्लॉक है और हमसे ऐसा कहा है थीटा, और यहाँ पर एक सिलेंडर है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एट विच द सिलेंडर स्टार्ट राइजिंग अप।
ऑप्शन दिया हुआ है जी tan थीटा, ऑप्शन बी दिया हुआ है जी cot थीटा, ऑप्शन सी दिया हुआ है जी sin थीटा, ऑप्शन डी दिया हुआ है जी cos थीटा। हमसे कहा है कि ये जो सिस्टम है वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो आप इतना बताओ इसकी एक्सेलरेशन की स्पीड कितनी होनी चाहिए कि ये जो सिलेंडर है गोल गोल ये ऊपर की तरफ यानी कि इधर ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट हो जाए। ये आप लोग करके देंगे क्वेश्चन, मैं नहीं बताऊंगा। आप अगर अगली वीडियो के अंदर इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे इसका आंसर जरूर बताएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने पूरा 10 क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे थे, कर लिए। नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, उसके अंदर और 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके अगली वीडियो में भी करेंगे, उसके अगली वीडियो में भी करेंगे। कम से कम हम 40 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं, उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर कूदेंगे। तो चलिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दे, कंजूसी ना करें सब्सक्राइब बटन दबाने में। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।